54 मिलिए समय राठौड़ से। दिल्ली। राठौड़ मैंशन, दिल्ली का सबसे महंगा और खूबसूरत मैंशन। मैंशन का डिजाइन और स्ट्रक्चर इतना यूनिक था कि लोगों की नजरें इसमें खोसी जाती थी। यह मैंशन दिल्ली के सबसे पोश एरिया में बना था, जिससे उनकी अमीरी और रेपुटेशन का पता आराम से लगाया जा सकता था। आज उसी मैंशन में शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। रमेश भैया, कहाँ रह गए आप? एक लेडी लाल बनारसी साड़ी पहने नौकर को आवाज लगा रही थी। जी मालकिन, आपने बुलाया, रमेश ने कहा और सिर झुका वहां खड़ा हो गया, जैसे अब उसे पनिशमेंट मिलने वाली हो। कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ? औरत ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। माफ कीजिए मालकिन, आवाज सुनी नहीं होगी। नौकर का एक्सक्यूज सुन उस लेडी ने हाथों से जाने का इशारा किया और आगे की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ एक सफेद घर, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। उसे गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा था, क्योंकि ये लड़के वालों की मांग थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने ढेर सारे गुलाब मंगवाए थे। आखिर वो लड़की वाले थे। चारों तरफ लोग घर को सजाने में लगे थे, क्योंकि आज शादी थी। लड़की वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शादी में कोई कमी रहे। दिव्या जी, थोड़ा आराम भी कर लीजिए, सुबह से भागा दौड़ी कर रहे हैं। अरे ये सब अपना काम जानते हैं, वो आराम से कर लेंगे। बस आप टेंशन लेना बंद कीजिए और चलिए खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। अपनी पत्नी की बात दिव्या जी टाल ना सके और खाना खाने चले गए। अगर वो बीमार हो गए तो काम कौन करेगा? उनका कोई बेटा भी तो नहीं था, वरना उनको इतना टेंशन ही ना लेना पड़ता। दुल्हन कमरे में बैठी अपने दूल्हा के लिए तैयार हो रही थी। दुल्हन के आगे पीछे और दाएं बाएं लड़कियां खड़ी थी, जो उसे तैयार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुल्हन के नखरे इतने थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर उनकी मजबूरी ना होती तो वो कब का छोड़ के जा चुकी होती। हे, तुमने मेरे बाल सही से पिन अप नहीं किए, देखो ये निकल रहा है। दुल्हन ने अपने बाल दिखाते हुए कहा, जो उसके हिलने से निकल गया था। लेकिन वो इसका ब्लेम भी ब्यूटिशियन पर लगा रही थी। सौम्या का ब्लेम भी उन लोगों ने आराम से अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो बिना बात के झगड़ा नहीं चाहती थी। लेकिन इस बात से उन्हें एक सीख जरूर मिली थी कि अगली बार से ब्राइड का नेचर चेक कर ही अपना काम करे। निही चुपचाप बैठी अपनी सौम्या दीदी के कारनामे देख रही थी। निही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सौम्या को कुछ बोल दे, इसलिए वो किसी प्यारे बच्चे की तरफ चुपचाप टुकुर टुकुर सौम्या के मेकअप को निहार रही थी, जो हद से ज्यादा हो चुका था। लेकिन सौम्या मानने को तैयार ही नहीं थी और मेकअप पोते जा रही थी। ब्यूटिशियन ने बड़े आस भरी नजरों से निही को देखा, शायद वो सौम्या को समझा सके। मैडम, आप अपनी दीदी को कुछ समझाए, क्या पता वो आपकी बात मान ले। क्या मैं? निही हड़बड़ा के उठ गई और नजरें चुराते हुए बोली, शायद मुझे मामी बुला रही है, प्लीज आप अपना काम कीजिए। निही ने अपना पलड़ा साफ कर लिया, वरना सौम्या का क्या भरोसा कि वो कब थप्पड़ जड़ दे। निही वहां से जा चुकी थी। अब सिर्फ कमरे में ब्यूटिशियन और सौम्या बचे थे। अचानक ही सौम्या ने उसमें से एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही थी तुम? तुम्हें लगता है कि वो मेरे सामने कुछ बोल सकती है? उसकी औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और जो करने आई हो उसे करो। सौम्या बहुत रुड थी। निही टहलती हुई किचन में पहुंच गई, जहां उसकी मामी कुछ बना रही थी। निही ने पीछे से उन्हें हग कर लिया और अपना चीन उसके कंधे पर रख दिया। क्या हुआ निही? दीदी का मेकअप अभी खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं ना मामी, दीदी को अभी बहुत टाइम लगेगा, और मैं वहां बैठी बैठी बोर हो गई थी, इसलिए आपके पास चली आई। अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें भी तो तैयार होना है, आखिर आज तुम्हारी दीदी की शादी है। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन मामी आपको तो पता है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं ये सब नहीं करूंगी। और वैसे भी शादी सौम्या दीदी की है, ना कि मेरी। दिव्या जी के बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानी। आखिर में दिव्या जी को हार माननी पड़ी। न्यूयॉर्क। बॉस, जेट रेडी है, आप कितनी देर में निकलना पसंद करेंगे? उसके असिस्टेंट ने डरते हुए पूछा। बस थोड़ी देर में, लेकिन ध्यान रहे कि इंडिया में मेरी लैंडिंग 4 बजे हो जानी चाहिए, वरना अपने लिए दूसरी जॉब तलाश कर लेना, समय ने गुस्से से कहा और अपना कोट पहनते हुए केबिन से बाहर निकल गया। क्या दूसरी जॉब? लेकिन क्यों? पता नहीं यह बार बार मुझे जॉब से निकालने की धमकी क्यों देते हैं। खैर, इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, उसने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। ऑफिस के बैक साइड एक जेट खड़ा था, जहां आसपास कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे, ताकि कोई भी जेट के साथ छेड़खानी ना कर सके, वरना बात उनके बॉस की जान पर आ सकती थी, और इसमें वो लापरवाही नहीं कर सकते थे। सैम, तुमने सब अच्छे से चेक किया? समय ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा और अपनी घड़ी को एडजस्ट करने लगा।
समय का सवाल सुन सैम ने कुछ पल सोचा और फिर हाँ में मुंडी हिला दी। सैम की तरफ से सब ओके था। ये देख समय आगे बढ़ जेट में जाकर बैठ गया। सब एक एक कर जेट में जाकर बैठ गए, जिसके बाद जेट ने अपनी उड़ान भरी और निकल पड़े इंडिया के लिए। कैसी होगी दो अजनबी की मुलाकात? प्लीज सपोर्ट करें। मैंने ये स्टोरी कंपटीशन के लिए लिखी है, जिसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। बाय। छिटू समय राठौड़ इंडिया आ गया। अब तक सब एक एक कर जेट में जाकर बैठ गए, जिसके बाद जेट ने अपनी उड़ान भरी और निकल पड़े इंडिया के लिए। अब आगे, अच्छा ठीक है मेकअप मत कर, लेकिन कपड़े तो चेंज कर ले। जब तक मैं तेरे मामा को खाना खिलाकर आती हूँ। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया और ऐसे ही काम में लगे हुए हैं। दिव्या जी ने निही से कहा और खाने की प्लेट लेकर किचन से निकल गई। निही भी कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में चली गई, लेकिन इस बार अलग कमरे में, क्योंकि उसे सौम्या का शिकार नहीं बनना था। निही आराम से सौम्या के बगल वाले कमरे के अंदर चली गई और डोर अंदर से बंद कर लिया। चलो अब तैयार होते हैं, वरना बारात आ जाएगी और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। निही ने जल्दी से अपना सूटकेस ओपन किया और उसमें से एक सुंदर सा लाल कलर का लहंगा निकाला। लहंगा लाल था, जिसके ऊपर कढ़ाई का काम किया गया था। नीचे चौड़ी पट्टी की लेस लगी थी, जिसके ऊपर गोल्डन कलर के फूलों का काम था। निही ने लहंगा लिया और बाथरूम में चली गई। सौम्या का मेकअप लगभग पूरा हो चुका था, बस सिर्फ हल्का सा टच अप करना था, ताकि सौम्या का कलर और भी निखर कर आए। मुझे मेकअप की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए भूल चूक माफ करे मैडम। आप रेडी है? बस जल्दी से हमारी बाकी की पेमेंट कर दीजिए, ताकि हम जा सके। पेमेंट? कैसी पेमेंट? मैंने जितने में बात की थी, वो पैसे मैं पहले ही दे चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई पैसे नहीं है। मुझसे पैसे मांगने से पहले आप एक बार अपने ऑनर से बात करिए। अब दफा हो जाओ मेरे कमरे से, मुझे आराम करना है, सौम्या ने उनसे कहा और बाहर का रास्ता दिखा दिया। चारों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सिर हिला अपना सामान समेटने लगी। सौम्या चोर नजरों से उन्हें देखने लगी, लेकिन ऐसा बिहेव किया जैसे वो सच में काफी थक गई है। कुछ देर उन लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया और कमरे से बाहर निकल गई। उन सबके जाते ही सौम्या ने अपना फोन निकाला और समक्ष राठौड़, उसका होने वाला पति, उसे फोन लगा दिया। दूसरी तरफ समक्ष अभी अभी सारे रस्में पूरे करके आया था कि उसका फोन रिंग करने लगा, जिसे सुन समक्ष इरिटेट हो गया और बिना देखे फोन पिक कर लिया। कौन है जिसे थोड़ी देर का भी चैन नहीं? समक्ष ने गुस्से से कहा, और उधर से जवाब आने का वेट करने लगा। आपकी होने वाली वाइफ और सौम्या राठौड़। उधर से जवाब आया। क्या? समक्ष एकदम से चौंक उठा और फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोल पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अपनी औकात मत भूलो, और वैसे भी ये शादी होने नहीं वाली, इसलिए अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकालो और दफा हो जाओ। फोन कट चुका था, लेकिन सौम्या अभी भी फोन को हाथ में पकड़े हुए घूरे जा रही थी, जैसे वो फोन की जगह समक्ष की गर्दन हो। औकात? हाँ, वो भी मेरी। तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। सौम्या अपने इंसल्ट का बदल तो जरूर लेगी, लेकिन शायद उसके बाद तुम्हारा ये गुरूर ना रहे, सौम्या ने गुस्से से कहा, और फोन दीवार पर दे मारा। निही थोड़ी देर में लहंगा पहन बाहर आ गई और मिरर के पास जाकर खड़ी हो गई। निही ने खुद को शीशे में निहारते हुए कहा, अच्छा ही लग रहा है, मैं इसे पहन सकती हूँ। इसके बाद निही तैयार होने लगी। निही ने गोल्डन कलर की चूड़ियां, छोटी सी स्टोन की बिंदी, लिप बाम, सोने की एक पतली सी चैन, इसी में निही तैयार थी। सिंपल से लुक में भी निही कहर ढा रही थी। अगर किसी लड़के ने निही को इस रूप में देख लिया तो पक्का उसका दीवाना हो जाएगा। एक नजर ऊपर से नीचे तक खुद को देख निही मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। घर पहले से बहुत ज्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा था। शादी की लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी, अब बस इंतजार था तो शाम होने का, जब बारात आती। जैसा समय ने कहा था कि अगले 5 घंटे में उसका जेट इंडिया में लैंड कर जाना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ। समय राठौड़ इंडिया आ चुका था और उसका जेट सीधा घर के बैक साइड लैंड हुआ था। बॉस, हम इंडिया आ चुके हैं, असिस्टेंट सैम ने समय से कहा। सैम की बात सुन समय ने अपने गॉगल्स पहने और बिल्कुल हीरो की स्टाइल में जेट से बाहर निकल गया। समय के निकलते ही सैम भी बाहर निकल गया। दोनों के बाहर निकलते ही जेट ने वापस से उड़ान भर ली, क्योंकि जेट को भी उसके सही जगह रखना था। घर में किसी को भी समय के आने की खबर नहीं थी। इनफैक्ट किसी ने समय को इनवाइट करना भी जरूरी नहीं समझा, सिर्फ उसकी मां को छोड़कर। समय बड़े एटीट्यूड से चलते हुए मेंशन के अंदर आ गया, जहां इस वक्त शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। चारों तरफ फूलों की माला, फेरी लाइट, रंग बिरंगे पर्दे, जो 2 कॉम्बिनेशन में थे। समय ने कुछ देर आज सजावट देखा और सीधा अंदर आ गया।
अभी समय को आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वहां लड़कियों की लाइन लग गई, जो राठौड़ विला में शादी एंजॉय करने आई थी। उन्हें कानों कान खबर भी नहीं थी कि शादी में समय राठौड़ आएगा। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों को पहले से ही पता था कि समय राठौड़ परिवार का छोटा बेटा है। लेकिन आज तक किसी ने समय राठौड़ को उसकी फैमिली के साथ नहीं देखा था। निही अपना लाल लहंगा संभालते हुए सौम्या के कमरे में चली गई ताकि उसे अपनी ड्रेस दिखा सके। निही ने धीरे से गेट खोला और कमरे में दाखिल हो गई। दीदी, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? निही ने अपनी ड्रेस सौम्या को दिखाते हुए कहा। सौम्या, जो पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन अब निही को अपने कमरे में देख और भी ज्यादा भड़क उठी और बिना कुछ बोले सीधा एक थप्पड़ निही के गालों पर जड़ दिया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि सौम्या ने निही पर अपना हाथ उठा दिया? टू बी कंटिन्यूड। छत शादी की तैयारी और समय राठौड़ का गुस्सा। अब तक सौम्या, जो पहले से ही गुस्से में थी, लेकिन अब निही को अपने कमरे में देख और भी ज्यादा भड़क उठी और बिना कुछ बोले सीधा एक थप्पड़ निही के गालों पर जड़ दिया। अब आगे थप्पड़ पड़ते ही निही का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और उसके गालों पर सौम्या के हाथों के निशान छप गए। सौम्या निही को गुस्से से घूर रही थी और निही की आंखों से आंसू बह रहे थे। निही को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे थप्पड़ पड़ा क्यों। दीदी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? निही ने आंसू साफ करते हुए कहा। क्यों मारा? क्या तुझे पता नहीं है या तू ना पता होने का नाटक कर रही है? जितनी तू मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। सौम्या ने निही को एक तरफ धक्का मारा और वापस से आराम करने चली गई। सौम्या का ऐसा व्यवहार देख निही रोते हुए वहां से भाग गई। निही के जाते ही सौम्या रिलीफ हो गई, क्योंकि उसका गुस्सा जो शांत हो गया था। हाँ, सौम्या ने निही को थप्पड़ सिर्फ अपना गुस्सा कम करने के लिए मारा था, जो वो कर चुकी थी। दूसरी तरफ राठौड़ मेंशन में समय अब इन सब से परेशान हो चुका था। उसने गुस्से से सभी लड़कियों को देखा और एकदम से चिल्ला दिया, अगर अभी के अभी तुम सब मेरी नजरों के समाने से दूर नहीं हुए तो अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। समय की एक धमकी ने ही चारों तरफ का माहौल भयानक और डरावना कर दिया। जहां थोड़ी देर पहले हंसी मजाक का माहौल था, अब वहां सबके चेहरे पर डर और घबराहट मौजूद था। सब समय को डरी हुई नजरों से देख रहे थे, लेकिन इससे समय को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। समय के जाते ही सभी लड़कियों ने चैन की सांस ली और वापस से नाच गाने में लग गई। निही रोते हुए सीधा अपने मामी के पास चली गई, जो उधर ही आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर रोती हुई निही पर गई, वो एकदम से डर गई और हड़बड़ा के उसके पास पहुंच गई। बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या कहीं चोट लगी है? निही ने ना में सिर हिला दिया। क्या किसी ने तुमसे कुछ बोला? निही ने फिर से ना में सिर हिला दिया। अब तो दिव्या जी भी परेशान हो गई, क्योंकि निही कुछ बताने को तैयार नहीं था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तंग आकर उन्होंने निही का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में लेकर चली गई। कमरे में आते ही समय का फोन रिंग करने लगा, जिसकी आवाज सुन समय ने अपना कोट बिस्तर पर फेंका और फोन पिक कर लिया। हेलो हेलो बेबी, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुम बिना मुझसे मिले, बिना कुछ बोले सीधा इंडिया चले गए। तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंसेस है या नहीं? रायना, मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, समय ने कहा और फोन काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही समय ने फोन बिस्तर पर फेंका और अपने कपड़े चेंज करने चला गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद बारात निकलने वाली थी। समक्ष अपने कमरे में बैठा किसी लड़की से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। दिखने में लड़की फॉरेन लग रही थी, उसकी वेशभूषा कुछ अलग ही थी। गुड सारा, तुमने अच्छा काम किया है, इसका इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। सारा से बात करने के बाद उसने फोन काट दिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। सो सौम्या गोयल, अब तुम्हें खुद के जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत शौक है ना मेरी बीवी बनने का, अब तुम मेरी नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं रहोगी। जस्ट वेट एंड वॉच। कमरे में लाते ही दिव्या जी ने निही को बिस्तर पर बिठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, बस कर निही, और कितना रोएगी? बता ना, तुझे किसने परेशान किया? मामी, सौम्या दीदी ने थप्पड़ मारा। क्या? उसने तुम्हें क्यों मारा? पता नहीं मामी, लेकिन जब मैं उन्हें अपनी ड्रेस दिखाने गई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, ऐसा किया उसने? मैं देखती हूँ उसे, पहले तुम रोना बंद करो। दिव्या जी का प्यार पा निही ने रोना बंद कर दिया और अपनी मामी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। दोनों अपने कमरे से निकल सीधा सौम्या के कमरे में दाखिल हो गए और सौम्या के सामने जाकर खड़े हो गए। अंदर जाते ही दिव्या जी ने देखा कि सौम्या किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी। सौम्या को ऐसे बेशर्मी से बातें करता देख दिव्या जी चिल्ला दी, सौम्या, ये क्या अश्लील हरकत है? अचानक से अपनी मॉम की आवाज सुन सौम्या के हाथ से फोन छूट बिस्तर पर गिर गया और कॉल स्पीकर पर हो गई।
जिससे उधर की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। अच्छा बेबी, लेकिन आज तो तुम्हारी शादी है, क्या तुम वो चाहती हो? उधर की बात सुन तो दिव्या जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और निही कंफ्यूज हो गई और उसे खास समझ नहीं आया, इसलिए वो बोल पड़ी, दीदी के क्या देने की बात कर रहा है? निही का सवाल सुन तो सौम्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपनी माँ को देखने लगी, जो उसे पहले से ही गुस्से से देख रही थी। माँ, मैं उसे नहीं जानती, शायद वो रोंग नंबर है, मैं बस उसे यही समझा रही थी, बाकी जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। दिव्या जी ने एक नजर फोन को देखा और अगले ही पल सौम्या को थप्पड़ लगा दिया। दिव्या जी के थप्पड़ मारते ही सौम्या का गुस्से और नफरत से लाल पीला हो गया। सौम्या को लग रहा था कि इस थप्पड़ के पीछे कहीं ना कहीं निही का ही हाथ है। बेशक को कजन सिस्टर थी, लेकिन दिव्या जी निही से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, ऐसा सौम्या का सोचना था। सौम्या तो चाहती ही नहीं थी कि निही उसके घर आए, लेकिन उसकी माँ के आगे किसकी चलती थी? निही, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सौम्या ने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब क्या होने वाला था? क्या मोड़ लेगी निही की जिंदगी? टू बी कंटिन्यूड। फोर दुल्हन शादी से भाग गई। अब तक नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सौम्या ने अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब आगे सौम्या की हरकत से दिव्या जी हताश हो जमीन पर बैठ गई। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सौम्या ऐसा भी कुछ कर सकती है। आज उन्हें अपने परवरिश पर शक होने लगा। क्या सौम्या की परवरिश उन्होंने खुद की थी या किसी और ने? सवाल वही था, लेकिन कोई जवाब नहीं। निही से दिव्या जी की ये हालत देख नहीं गई और उसने आगे बढ़ उन्हें हग कर लिया। मामी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सौम्या दीदी का गुस्सा जल्दी ही छूमंतर हो जाएगा। चलिए अब उठिए, बाहर आए मेहमान क्या कहेंगे कि लड़की की माँ ही अपने कमरे में बंद है। निही की ऐसी बातें सुन दिव्या जी को शादी का ख्याल आया और वो जल्दी से उठ के बाहर चली गई। दिव्या जी के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर लड़के वाले आ गए तो क्या होगा, क्योंकि सौम्या जिस तरह से गुस्सा होकर गई थी, उसके वापसी आने के चांस नहीं थे, और वो सौम्या की गलती की वजह से अपने इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती थी। आखिर समाज वाले तो उन्हें ही ताना देंगे। निही तो ये सब देखती रह गई, क्योंकि पहले सौम्या और अब दिव्या जी बिना बताए कमरे से बाहर निकल गए। कहीं मैंने शादी में आकर गलती तो नहीं कर दी? अगर मम्मी को पता चला कि मेरी वजह से सौम्या दीदी घर से गई है, तो वो मुझे वापस बुला लेंगी। ये सोच तो निही का बुरा हाल हो गया। वो इतनी जल्दी वापस से गांव नहीं जाना चाहती थी, उसे तो अभी पूरा शहर देखना था। आखिर उसने शहर के बारे में, शहर के लोगों के बारे में इतना कुछ सुना था। कुछ देर में समय रेडी हो अपने कमरे में आ गया। इस वक्त समय ने महरून कलर का कोट, व्हाइट शर्ट और महरून पैंट। महरून कलर क्या फब रहा था उस पर, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। समय ने अपने बाल सेट किए और वॉच पहनने लगा। इतने में उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। इस बार समय ने बिना किसी इग्नोरेंस के कॉल पिक कर लिया। समय के कॉल पिक करते ही उधर से आवाज आई, हेलो समय, क्या तुम इग्नोर कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं वहां जाकर तुम्हें कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई, जो तुम ऐसे इग्नोर कर रहे हो। उधर वाली लड़की की बात सुन समय की पकड़ घड़ी पर कस गई और उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन समय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रायना, क्यों ना मैं तुम्हारा शक हकीकत में बदल दूं? समय, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी और उसका इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी। भूलो मत कि मैं कौन हूँ। जो तुमने इतना नेम फेम कमाया है ना, वो एक सेकंड में चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मुझे जिंदगी में कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना, रायना ने कहा। रायना कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो न्यूयॉर्क कंट्री की क्वीन थी। रूही के लिए किसी का करियर बनाना और तबाह करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने समय को ऐसी धमकी दी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद समय बोला, आखिर इसकी शुरुआत भी तुमने ही की थी, तो मुझे क्या उम्मीद करती हो? समय का जवाब रायना पर भारी पड़ गई। आखिर उसने कुछ गलत भी तो नहीं बोला था। ठीक है ठीक, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन याद रखना कि मुझे धोखा देना मतलब अपने करियर और जीवन को अलविदा कहना है। अब तुम शादी एंजॉय करो, आखिरकार तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। रायना ने समय को समझाया और फोन काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही समय ने एक बार खुद को आईने में देखा और फोन ले कमरे से निकल गया। नीचे बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ ढोल और नगाड़े की आवाजें गूंज रही थी। पूरा राठौड़ परिवार खुशी से नाच रहा था। आखिर नाचे भी क्यों ना, क्योंकि आज राठौड़ परिवार के सबसे बड़े बेटे और समक्ष राठौड़ की शादी थी, और राठौड़ परिवार की पहली शादी। समय भी चुपचाप जाकर अपनी कार में बैठ गया, क्योंकि उसे किसी के साथ नहीं,
बल्कि अकेले जाना था। उसे ज्यादा शोर शराबा और फालतू की नौटंकी पसंद नहीं थी। बेशक वो अपने बड़े भाई की शादी में आया था, लेकिन उसका बिहेव बिल्कुल नॉर्मल था। ना चेहरे पर कोई खुशी और ना कोई स्माइल। कुछ देर के नाच गाने के बाद गाड़ियां अपने काफिले की तरफ बढ़ गई, जहां उन्हें जाना था। दिव्या जी ने सौम्या को छत से लेकर गार्डन तक ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब तो उन्हें डरने लगने लगा कि कहीं सौम्या भाग तो नहीं गई। अगर ऐसा हुआ तो वो लड़के वालों को क्या जवाब देंगे। दिव्या जी को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो दिव्या जी के पास चली गई। अब इस मसले का हल सिर्फ वही निकाल सकते थे। दिव्या जी सारा काम समेट अभी अभी कमरे में आए थे, क्योंकि उन्हें भी तैयार होना था। आखिर उनकी इकलौती बेटी की जो शादी थी, वो शादी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे, क्योंकि सौम्या के बाद कोई और था भी तो नहीं। दिव्या जैसे ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुसे कि दिव्या जी कमरे में आ गई और हड़बड़ी में उन्हें आवाज लगने लगी। दिव्या जी कहाँ है आप? दिव्या जी की आवाज में थोड़ी घबराहट थी, जिसे वो अनदेखा ना कर सके और बिना कपड़े चेंज किए बाथरूम से निकल बाहर आ गए। क्या हुआ दिव्या जी, आप इतना घबराई हुई क्यों है? दिव्या जी ने कहा, वो सौम्या। सौम्या, उसे क्या हुआ? आप जो भी बोलना चाहती है प्लीज साफ साफ बोलिए। दिव्या जी ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया और फिर से बोली, वो सौम्या घर से भाग गई। क्या? दिव्या जी चिल्ला पड़े। सौम्या के भागने की खबर सुन राठौड़ परिवार क्या करेगा? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 5 इज्जत के बदले शर्त। अब तक। सौम्या, उसे क्या हुआ? आप जो भी बोलना चाहती है प्लीज साफ साफ बोलिए। दिव्या ने लंबी सांस ली और खुद को शांत किया और फिर से बोली, वो सौम्या घर से भाग गई। क्या? दिव्या जी चिल्ला पड़े। अब आगे। सौम्या घर से भाग गई, लेकिन क्यों? आखिर ये शादी तो उसके पसंद के लड़के से हो रही है ना। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो घर से भाग गई? अभी दिव्या जी और दिव्या जी अपने में बात कर रहे थे कि उन्हें ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन दोनों के चेहरे पीले पर पड़ गए। आखिर जिस चीज का डर था वो ही हुआ। अब हम क्या करेंगे? अगर गलती से भी लड़के वालों को पता चल गई कि लड़की भाग गई, वो तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। प्लीज जल्दी से कुछ करिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। दिव्या जी बहुत घबरा चुकी थी। उन्हें अच्छे से पता था कि राठौड़ परिवार कौन है और उनका दिल्ली में क्या रुतबा है। दिव्या जी भी घबराए हुए थे। उन्हें भी कुछ सूझ नहीं रहा था। दोनों परेशान थे। इतने में निही चहकते हुए कमरे में आ गई और उन्हें देखते हुए बोली, बारात आ गई मामा मामी। निही की इस बात पर दिव्या जी ने दिव्या जी को देखा, जो उन्हें पैनिक करने से मना कर रहे थे। फिलहाल उन्हें नॉर्मल रिएक्ट करना था, ताकि किसी को भी दुल्हन के भागने की कानो कान खबर ना हो। निही बेटा चलो, हम अभी आते हैं। दिव्या जी ने निही को प्यार से बोलते हुए कमरे से निकाल दिया। निही भी बिना कुछ कहे नीचे चली गई, जहां बारात का स्वागत हो रहा था। देखिए दिव्या जी, ये वक्त टेंशन लेने या पैनिक करने का नहीं है। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक हमें बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना होगा, वरना सबको हम पर शक हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दिव्या जी ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल गए और नीचे चले गए। नीचे समक्ष की आरती उतारी जा रही थी। ठीक उसके पीछे खड़ा समय अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसके सामने क्या चल रहा था और क्या नहीं, इससे समय को कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद सारी रस्म हुई और समक्ष को लेकर मंडप में बिठा दिया। समक्ष बिल्कुल रिलैक्स था, जबकि वो तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। समक्ष के हैप्पी चेहरे को देख साफ पता लग रहा था कि उसने ही सौम्या के साथ कुछ किया है, लेकिन कैसे और कब, बस ये सवाल बाकी था। मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और समक्ष से कुछ ना कुछ करवाए जा रहे थे। समक्ष भी चुपचाप सारी रस्म निभा रहा था। इस वक्त समक्ष का चेहरा सेहरे से ढका था, इसलिए उसके फेस एक्सप्रेशन देखे नहीं जा सकते थे कि वो खुश है या दुखी। दिव्या जी कोने में खड़े सारी चीजें देख रहे थे। उन्हें बस इस बात का डर था कि पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए ना बोल दे। अगर ऐसा हुआ तो वो किस दुल्हन को लेकर आएंगे, क्योंकि दुल्हन तो थी नहीं। निही एक्साइटेड से सारी रस्में देख रही थी, क्योंकि ये पहली शादी थी जिसमें निही को आगे से बैठकर सब देखने का मौका मिल रहा था। वरना परिवार में जितनी भी शादी हुई थी, उस समय निही की उम्र कम थी और उसे किसी चीज की समझ नहीं थी। निही के साइड में बैठा समय फोन पर रायना से चैटिंग कर रहा था। रायना को शक था कि समय का दिल किसी लड़की पर ना आ जाए, इसलिए उसने हर वक्त समय को ऑनलाइन उसके साथ चैटिंग करने को कहा था। साथ ही हर एक मोमेंट की फोटो क्लिक करके सेंड करने का ऑर्डर दिया था। समय रायना के प्यार में मजबूर था, इसलिए वो रायना की सारी बातें मान रहा था। लेकिन कोई था जो समय और निही को बड़े गौर से देख रहा था। दोनों को देख उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या?
देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने को कहा। पंडित जी की बातें सुन तो फूले। सी में भी दिव्या जी को पसीना आ गया। अब वो क्या करे और क्या नहीं। दिव्या जी को परेशान देख समय के दादा मिस्टर देवनाथ उनके पास चले गए और पीछे से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक किसी के हाथ रखते ही दिव्या जी डर गए और जल्दी से पीछे मुड़ गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर देवनाथ जी पर गई, वह हम और भी ज्यादा डर गए। क्या हुआ दिव्या बेटा, तुम यहाँ डरे सहमे क्यों खड़े हो? क्या कोई परेशानी है? दादाजी के पूछते ही दिव्या जी खुद को रोक ना सके और रोते हुए उनके आगे अपने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। दिव्या जी बातें दादाजी को कुछ समझ नहीं आई। दिव्या बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये शादी क्यों नहीं हो सकती? यह शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दुल्हन घर से भाग गई है और हमें ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ भागी है। हमारी वजह से आपकी इज्जत पर आंच आई है, इसलिए आप जो भी सजा देना चाहे, हम उसे स्वीकार करने को तैयार है। दिव्या ने दादाजी को सारा सच बता दिया। अब जो भी दादाजी फैसला करेंगे, वो उन्हें मंजूर होगा। दिव्या, मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम उसे मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दादाजी की बातें सुन दिव्या जी को एक उम्मीद दिखी। आखिर वो राठौड़ परिवार से दुश्मनी मोल ले अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा होगा जो राठौड़ परिवार से दुश्मनी मोल लेने के बाद जिंदा और सही सलामत ही बचा था। अब दादाजी क्या शर्त थी जिससे दिव्या जी मानने वाले थे? टू बी कंटिन्यूड। 6 समय का दादाजी की शर्त मान शादी के लिए हाँ करना। अब तक दादाजी की बातें सुन दिव्या जी को एक उम्मीद दिखी। आखिर वो राठौड़ परिवार से दुश्मनी मोल ले अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा होगा जो राठौड़ परिवार से दुश्मनी मोल लेने के बाद जिंदा और सही सलामत ही बचा था। अब आगे मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। अब बोलिए। दिव्या जी ने बिना शर्त सुन उन्हें हाँ बोल दिया। सोच लो दिव्या बेटा, अगर तुम शर्त सुनने के बाद मुकरे तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर से कोई चांस नहीं दूंगा, इसलिए एक बार और सोच लो। दादाजी ने उन्हें समझाया। आप फर्क मत कीजिए, मैं अपनी जबान से मुकरता नहीं हूँ। आप जो भी बोलेंगे मैं उसे बिना किसी झिझक के मानने को तैयार हूँ। दिव्या जी ने साफ बोल जवाब दे दिया। दिव्या जी की बातें सुन दादाजी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो बोले, मेरी शर्त यह है कि तुम अपनी छोटी बेटी निही की शादी मेरे दूसरे पोते समय राठौड़ से कर दो, वो भी इसी वक्त और इसी मंडप में। दादाजी की शर्त सुन दिव्या जी को एक झटका लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दादाजी कोई ऐसी शर्त रखेंगे। वो सोच में पड़ गए। वो अपनी शर्त के लिए ऐसे निही की शादी किसी अनजान से नहीं कर सकते। और उनकी बहन क्या सोचेगी, जो घर पर अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही है। दादाजी, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता। और दूसरी बात ये कि नहीं, मेरी बेटी नहीं, वो मेरी बहन की बेटी है। शर्त के बदले आप कुछ और मांग ले। दिव्या जी बात उन्हें सही नहीं लगी और वो गुस्से हो गए। पहले इस आदमी ने उनसे वादा किया था कि वो उसकी सारी शर्त मानेगा और अब अपने वादे से मुकर रहा था। हमें कुछ नहीं पता, बस जो हमने बोला है वो पूरा होकर ही रहेगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोचने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अपना फैसला सुना दादाजी वहां से समय के पास निकल गए। दूसरी तरफ पंडित के कहने के बाद भी दिव्या जी अपनी जगह से नहीं मिली, जिसे देख समक्ष की माँ शालिनी उन पर भड़कते हुए बोल पड़ी, आप अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? क्या आपको पंडित जी की बात सुनाई नहीं दे रही? जाइए दुल्हन को लेकर आइए। शालिनी जी के बोलने पर भी दिव्या जी अपनी जगह से नहीं उठी, जिसे देख तो शालिनी जी को गुस्सा आ गया और वो दिव्या जी को घूरने लगी, जो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। समक्ष अपने सेहरे में से ये सारी चीजें देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आखिर सौम्या जो नहीं आने वाली थी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। अब लोग भी आपस में खुसुर फुसुर करने की दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं भाग तो नहीं गई। लोगों की बातें दिव्या जी और शालिनी जी को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। जहां शालिनी जी गुस्से में भड़क रही थी, वहीं दिव्या जी घबरा रही थी। दूसरी तरफ दादाजी समय और समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो निही से शादी करने को मान जाए, लेकिन समय साफ इनकार रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पागल लड़की के प्यार में था। अगर गलती से भी रायना को उसके शादी के बारे में पता चला तो वो सब तबाह कर देगी, सब कुछ। समय, अगर तुमने निही से शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अब फैसला तुम्हारे साथ में है कि तुम्हें उस पागल लड़की के साथ रहना है या अपने दादाजी का कहना मानना है। दादाजी वहां से चले गए। समय दादाजी की बातों को सुन सोच में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे।
अगर उसने दादाजी की बात मानी तो रायना सब तबाह कर देगी और अगर उसने रायना की बात मानी तो दादाजी अपनी जान ले लेंगे। समय के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। समय ने बहुत सोचा और आखिर में शादी करने का फैसला लिया। फिलहाल उसे शादी करना ही सही लग रहा था, बाकी रायना का मामला बाद में देख लेगा। समय ने बिस्तर पर रखे कपड़े उठाए और उसे लेकर कपड़े चेंज करने चला गया। वहीं दूसरी दिव्या जी को भी कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया और वो भी नेही को लेकर एक कमरे में चले गए, जहां दिव्या जी भी मौजूद थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि नेही कभी भी दिव्या जी की बात नहीं टालेगी। तीनों के कमरे में आते ही दिव्या जी ने डोर बंद कर दिया और दोनों को बैठने का इशारा किया। दिव्या जी और नेही दोनों उनकी बात मान सोफे पर बैठ गई। दिव्या जी ने बोलना शुरू किया। नेही बेटा, मैं तुमसे जो भी बोलूंगा या जो भी करूंगा, वो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए करूंगा। तुम्हारा मामा होने के नाते मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। दिव्या जी के बातें दोनों को ही समझ नहीं आ रही थी, फिर भी नेही ने हाँ में सिर हिला दिया, जैसे वो उनकी बातों से सहमत हो। नेही बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगी। बेटा नेही, मैं तुम्हारा खास मामा होने के नाते मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करना चाहता था। सोचा था जब सौम्या की शादी हो जाएगी तब तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि सौम्या घर से भाग गई और हमारी इज्जत को तार तार कर दिया। जिससे सौम्या की शादी होने वाली थी, वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो इस शहर के सबसे रईस आदमी है। मैंने उन्हें जब सौम्या के भागने की बात बताई तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। शर्त वाली बात सुन दोनों कंफ्यूज हो गए और उन्हें शर्त बताने का इशारा किया। उनकी शर्त है कि अगर मैं नेही की शादी उनके छोटे पोते समय राठौड़ के साथ कर देता हूँ, तो वो सब गीले सिकवे मिटाने को तैयार है। शर्त सुन तो नेही और दिव्या जी दोनों शॉक्ड हो गए। नेही को कुछ समझ ही नहीं आया। अब नेही दिव्या जी को क्या जवाब देगी? क्या नेही उनकी शर्त के लिए शादी के लिए हाँ कर देगी या नहीं? टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 7 नेही का मजबूरी में शादी के लिए हाँ बोलना। अब तक शर्त सुन तो नेही और दिव्या जी दोनों शॉक्ड हो गए। नेही को कुछ समझ ही नहीं आया। अब आगे नेही चुपचाप बैठी नीचे जमीन को घूर रही थी। अब वो क्या दिव्या जी को क्या जवाब दे और क्या ना। वो अपने मामा को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी और किसी अनजान से शादी भी नहीं करना चाहती थी। अभी तो उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर वो शादी कैसे कर ले? इससे पहले कि नेही कुछ बोलती कि दिव्या जी बोल पड़ी। ऐसे कैसे उन्होंने ये वाहियात शर्त रख दी? आप उनसे साफ बोल दीजिए कि हम अपनी नेही की शादी अभी नहीं करना चाहते। वो अभी शादी के लिए बहुत छोटी है और अभी तो उसका कॉलेज भी बाकी है। आप मना कर दीजिए। दिव्या जी दादाजी की शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए नेही मायने रखती थी, ना कि अपनी इज्जत। दिव्या जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सौम्या की गलती की भरपाई नहीं करे। जब गलती किसी और ने की थी तो भरपाई कोई और क्यों करे? जो होगा देखा जाएगा, ये सोच उन्होंने शादी के लिए साफ मना किया था। दिव्या जी को दिव्या जी से यही उम्मीद थी, लेकिन वो अभी भी नेही के जवाब का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद भी जब नेही ने कुछ नहीं बोला तो दिव्या जी भी उदास हो गए और बोले, ठीक नहीं बेटा, अब तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं अभी उन्हें मना करके आता हूँ। दिव्या जी डोर की तरफ बढ़ गए और डोर को अनलॉक कर दिया। इससे पहले कि वो डोर से बाहर निकलते कि उन्हें नेही की आवाज सुनाई दी, जो शादी करने के लिए तैयार थी। हाँ, नेही ने शादी के लिए हाँ बोला था। दिव्या जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए वो एक बार कंफर्म करने के लिए नेही के पास चले गए और उसे फिर से बोलने को कहा, जिसे देख नेही ने हाँ में सिर हिला दिया। नेही की हाँ सुन दिव्या जी की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उनकी सगी बेटी ने इज्जत उछालने से पहले एक बार नहीं सोचा और दूसरी, जो पराई होकर भी उनकी इज्जत के लिए हाँ बोल रही थी। दिव्या जी खुश थे, लेकिन दिव्या जी गुस्सा। उन्हें नेही का हाँ कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपनी इज्जत मान मर्यादा के लिए नेही की बलि नहीं चढ़ाना चाहती। नेही, तुम्हें हाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामा सब देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा। दिव्या जी की बात सुन नेही ने प्यार से उनका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं मामी, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत और मान मर्यादा पर कोई आंच आए। आप चिंता मत करिए, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बस आप मम्मी से बात कर लेना, वरना वो तो मुझे जिंदा मार देंगी। नेही ने आगे बढ़ दिव्या जी को गले से लगाया और अपने मामा के साथ कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही दिव्या जी ने नेही के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। इस वक्त नेही उन्हें भगवान से कम नहीं लग रही थी। अपने मामा जी की हरकत देख नेही ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ा के बोल पड़ी, ये आप क्या कर रहे हैं? आइंदा से आपके हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, ना कि जोड़ने के लिए। आखिर में भी आपकी बेटी ही हूँ।
हूँ ना आपकी बेटी। निही के सवाल पर दिव्या जी ने हाँ में सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछ लिए। अच्छा बेटा, तुम सौम्या के कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े का अरेंजमेंट करता हूँ। ये बोल उन्होंने निही को कमरे में जाने का इशारा किया और खुद वहां से दिव्या जी के पास चले गए। अंदर दिव्या जी फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें निही के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिव्या जी की ऐसी हालत दिव्या जी से भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो मजबूर थी और इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे बढ़ दिव्या जी को जमीन से खड़ा किया और उन्हें बिस्तर पर बिठाते हुए बोले, दिव्या जी, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं। अपनी हालत सुधारिए और निही को शादी के लिए तैयार कीजिए, जब तक हम नीचे का माहौल चेक करते हैं। दिव्या जी की बात पर दिव्या जी ने हाँ में सिर हिलाया और सौम्या के कमरे में चली गई। उधर दादाजी ने पूरे राठौड़ को समय पर निही की शादी के बारे में बता दिया। साथ ही ये भी को सौम्या घर से भाग गई है। सौम्या के भागने की खबर सुन शालिनी जी को बहुत गुस्सा आया और अब उन्हें समय का रिश्ता उस परिवार में करना सही नहीं लग रहा था, जिसकी पहली बेटी शादी से भाग चुकी थी और दूसरी ने बिना देखे समझे सीधा शादी के लिए हाँ कर दी थी। शालिनी, पापा जी, क्या समय की शादी इस परिवार में करनी जरूरी है? मतलब हम उसकी शादी किसी और लड़की से भी तो कर सकते हैं। आखिर समय को कौन सी लड़कियों की कमी है? दादाजी नामे सिर हिला दिया। आई बोले, शालिनी बहू, हम वो लड़की समय के लिए बिल्कुल सही लगी। वो हमारे समय को हमारे पास वापस ला सकती है, जो हमसे दूर रहने की कोशिश करता है। हम नहीं चाहते कि इस बार भी समय न्यूयॉर्क चला जाए। अब इस बारे में कोई और सवाल जवाब नहीं। समय भी शादी के लिए मान गया है और तुम सब भी मान जाओ। दादाजी ने शालिनी जी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वही दिव्या जी रोते हुए निही को तैयार कर रही थी। दिव्या जी को ऐसे रोते देख निही भी रोए जा रही थी। इस वक्त उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। उसे अपनी मम्मी के गले लगना था, उनकी गोद में सिर रख सोना था। हर लकड़ी का सपना होता है कि उसकी शादी में माँ बाप का प्यार हो, जो निही के केस में बिल्कुल नहीं था। क्या ये जबरदस्ती की शादी हो पाएंगी? ये बीच में ही टूट जाएगी। टू बी कंटिन्यूड। चैट। शादी संपन्न हुई। अब तक वही दिव्या जी रोते हुए निही को तैयार कर रही थी। दिव्या जी को ऐसे रोते देख निही भी रोए जा रही थी। इस वक्त उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। उसे अपनी मम्मी के गले लगना था, उनकी गोद में सिर रख सोना था। हर लकड़ी का सपना होता है कि उसकी शादी में माँ बाप का प्यार हो, जो निही के केस में बिल्कुल नहीं था। अब आगे कुछ ही देर में दिव्या जी ने निही को तैयार कर दिया। रोने की वजह से निही की गौरी नाक लाल हो गई और गाल गुलाबी। वो बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह लग रही थी। निही बेटा, अब तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहाँ तुम्हें कुछ नए लोग भी मिलेंगे और पुराने भी। कुछ दुश्मन भी मिलेंगे और कुछ अच्छे भी, लेकिन तुम्हें पहचानना होगा कि उनमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन। कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन तुम्हारा बुरा। बेटा, वहाँ हम में कोई तुम्हारे साथ मौजूद नहीं होगा, इसलिए तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। वादा करो कि तुम कमजोर नहीं पड़ोगी और सबका अच्छे से ख्याल रखेगी। दिव्या जी ने निही को समझाते हुए कहा। लेकिन निही दिव्या जी की बातें सुन और तेज रोने लगी। उसे किसी अनजान के घर नहीं जाना था, ना उसे अपने परिवार को छोड़ कहीं और जाना था। मामी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए ना, निही ने रोते हुए कहा। निही की मासूम बातें सुन दिव्या जी हंस दी। अब इस नादान को कैसे समझाए कि वो उनके साथ कहीं और नहीं जा सकती। दोनों अभी आपस में बातें कर रहे थे कि वहां दिव्या जी आ गए और निही को देखते हुए बोले, बेटा चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक दिव्या जी की आवाज सुन निही ने दिव्या जी का हाथ कसकर पकड़ लिया और ना में सिर हिला दिया। अब निही ने खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, इसलिए वो अब निही कोई मदद नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसके आंसू साफ किए और उसका चेहरा चुन्नी से ढक दिया। फिर निही को ले वो कमरे से बाहर निकल गई। समय भी मंडप पर बैठ चुका था और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। समय वहां होकर भी नहीं था। उसके दिमाग में अभी भी रायना घूम रही थी। आखिर सच्चा प्यार भुलाया थोड़ी जाता है, ऊपर से ऐसा प्यार जो इतनी खतरनाक हो। कुछ ही देर में हॉल में आवाज गूंजने लगी कि दुल्हन आ चुकी है, जिसे सुन समय की नजर भी सीढ़ियों पर चली गई, जहां सच में एक लड़की धीरे धीरे चलकर नीचे आ रही थी। नेट की चुन्नी से उसकी गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। कमर के साइड में एक काला तिल था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत आकर्षक और दिल को लुभाने जैसा था। अगर कोई देखे तो उसे पाने की चाह रखे, लेकिन समय को इन सब के कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो रायना ही सबसे खूबसूरत लड़की थी। थोड़ी देर में निही को समय के बगल में बिठा दिया, जिसके बाद पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। समय पर निही चुपचाप बैठे थे और जैसा पंडित जी कह रहे थे वैसा ही कर रहे थे।
दोनों एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे के नाम पहचान से अनजान, विवाह के एक पवित्र बंधन में बंध रहे थे, जिसका साक्षी खुद अग्नि देवता थे। धीरे धीरे रस्में पूरे होने लगी और आखिर में वो वक्त भी आ गया जब लड़की को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना था। उसे खुद का नाम देना था, खुद का सरनेम देना था, जो अब उसके नाम से जुड़ने वाला था। वर अग्नि को साक्षी मान वधू के मांग में सिंदूर भरे। पंडित जी ने कहते ही दिव्या जी आगे आ गई और उन्होंने निही के चेहरे से घूंघट उठा दिया ताकि समय सिंदूर लगा सके। साथ ही उन्होंने निही का चेहरा भी ढक दिया, क्योंकि ये उनके यहाँ का रिवाज था। समय ने एक चांदी के सिक्के पर सिंदूर भरा और उसे निही के मांग में भर दिया। समय के सिंदूर लगाते ही कुछ सिंदूर का अंश निही के नाक और माथे पर भी गिर गया, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। इसी के साथ सिंदूर दान की रस्म पूरी हो गई। सिंदूर दान की रस्में पूरे होते ही दिव्या जी ने फिर से निही का चेहरा ढक दिया। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए, पंडित ही ने कहा। मंगलसूत्र बोलते ही दिव्या ने थाली समय के आगे कर दी। समय ने एक नजर चारों तरफ देखा और थाली से मंगलसूत्र निकाल निही को पहनाने लगा। मंगलसूत्र पहनते वक्त जैसे ही समय की उंगलियों ने निही की गर्दन को छुआ, निही एकदम से कांप उठी। उसे एक अनजाना सा एहसास हुआ, लेकिन क्या ये निही को समझ नहीं आया। लंबी लंबी सांस ले वो खुद को नॉर्मल करने लगी। निही के सांस लेने की आवाज समय के कानों तक जा रही थी, जिसे समय ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसे निही या उसकी सांसों से कोई लेना देना नहीं था। आखिर ये शादी भी तो उसके मर्जी के खिलाफ हो रही थी। अरे वो तो यह शादी करना भी नहीं चाहता था। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए, पंडित जी ने कहा। पंडित जी के बोलते ही दिव्या जी आगे आई और निही को खड़े होने में हेल्प करने लगी, क्योंकि उसका लहंगा भारी था, जो उससे संभल भी नहीं रहा था। दोनों के खड़े होते ही पंडित जी ने समय को आगे खड़ा होने को कहा और निही को समय के पीछे। पहले 4 फेरे में वर आगे रहेगा और बाकी के 3 फेरों में वधू आगे रहेगी। फेरे के साथ आप दोनों को वचन भी लेना होगा। जो मैं बोलूंगा उसे आपको मेरे पीछे से बोलना होगा। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, तीर्थव्रत अध्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रियवयम कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा फेरा, पूज्यो यथा स्वो पित्रो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा फेरा, जीवनम अवस्थात्रय पालना कुर्यात वामांगन्यामित्रा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा फेरा, कुटुंब संपालन सर्व कार्या कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातम कुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। पांचवा फेरा, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच पंचमात्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा फेरा, न मैपमानमन सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्य स भंजश्वेत वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां और आखिरी फेरा, परस्त्रियम मातुसमा समीक्षा स्नेह सदा चेन्मयी कांतकुर्या वामांगमायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच सप्तमात्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी के साथ शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले अपना दंपति जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, पंडित जी ने कहा।
टू बी कंटिन्यूड। 9 नेही की विदाई और समय का नेही को धमकाना। अब तक इसी के साथ शादी संपन्न न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले अपना दंपति जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, पंडित जी ने कहा। अब आगे पंडित जी के बोलते ही समय और नेही दादाजी के पास चले गए और उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे दोनों ने एक एक कर सबका आशीर्वाद लिया। समय का ये सब करने का तो मन नहीं था, लेकिन वो दादाजी की वजह से मजबूर था। कुछ देर और रस्में चली और फिर विदाई का वक्त आ गया। विदाई की बात सुन नेही दिव्या जो पकड़ तेज तेज रोने लगी। उसे नहीं जाना था, लेकिन ये रास्ता भी तो उसे ने चुना था। दोनों एक दूसरे को पकड़ रो रही थी। आसपास मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सबको नेही से एक हमदर्दी हो रही थी, लेकिन समय को गुस्सा उसका बस चलता तो वो नेही को ऐसे ही छोड़कर चला जाता। नेही दिव्या जी के बाद दिव्या जी पास चली गई और उन्हें पकड़ रोने लगी। दिव्या जी भी रो रहे थे। आखिर उन्होंने एक मासूम की जिंदगी जो बर्बाद की थी, पढ़ने की उम्र में उसकी शादी करवा दी थी। इससे ज्यादा उनके लिए क्या ही बुरा हो सकता था। समय से ये सब और सहा नहीं गया, इसलिए वो झल्ला पड़ा और बोला, जब आपको लड़की को भेजना ही नहीं है तो इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? इसे आपने ही पास रखिए ना, ताकि हम भी अपने घर जा सके। वहां मौजूद किसी को भी समय की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और जल्दी से जल्दी विदाई की रस्म शुरू की। रोते हुए नेही अपने मामा के साथ जी घर के बाहर आ गई, जहां गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। सबसे आगे वाली गाड़ी को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। दिव्या बेटा, समय निकला जा रहा है, जल्दी से बेटी को विदा करो। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन ये तो विधि का विधान है। एक ना एक दिन लड़की को अपने ससुराल जाना ही होता है। इसमें हम और तुम कुछ नहीं कर सकते, दादाजी ने वक्त देखते हुए कहा। दादाजी की बात पर दिव्या जी ने हाँ में सिर हिलाया और नेही को लेकर गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने जैसे ही गाड़ी का डोर खोला, नेही ने उन्हें तेज पकड़ लिया और ना में सिर हिला दिया। नेही की ना देख दिव्या जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गाड़ी के अंदर बिठा दिया। उनकी इस हरकत से नेही मचल उठी और दरवाजे का हैंडल पकड़ उसे खोलने की कोशिश करने लगी। काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जिसे देख नेही रोने लगी। इतने में नेही के बगल में समय आकर बैठ गया और डोर लॉक कर दिया। समय के अचानक आने से नेही डर से खुद में सिमट गई और हल्की आवाज में रोने लगी, ताकि समय उसे डांटे ना। नेही ने समय का गुस्सा थोड़ी देर पहले ही देखा था, जिस वजह से उसे समय से डर लगने लगा था। समय आराम से अपने फोन यूज कर रहा था। उसे ना तो नेही से मतलब था और ना उसके आंसुओं से, लेकिन बार बार रोने की आवाज सुन वो डिस्टर्ब होने लगा था। क्या तुम अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? जब यही रोना धोना करना था तो शादी क्यों की? अगर मुझे फिर से तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा, उसने नेही को धमकाया। उसकी धमकी काम आई, क्योंकि नेही की आवाज आनी बंद हो गई। अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को देखा नहीं था, ना दोनों को एक दूसरे को देखने में कोई इंटरेस्ट था। बेशक वजह अलग अलग थी, लेकिन दोनों का एक ही मोटिव था, एक दूसरे से दूर जाना। नेही घूंघट के अंदर अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी, ताकि फिर से आवाज समय तक ना जा सके, वरना वो उसे कार से बाहर फेंक देगा। समय के कार के पीछे और आगे बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में बॉडीगार्ड थे और उसके पीछे वाली में कुछ फैमिली मेंबर और सबसे पीछे भी बॉडीगार्ड। समय परेशान था, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। समक्ष अपनी गाड़ी में अकेला मौजूद था। उसने किसी को भी अपनी कार में आने से मना किया था, ये बोल कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और वो इस गम से अकेले रहना चाहता है। अगर वो फैमिली मेंबर या किसी और को अपने साथ देखेगा तो उसे तकलीफ होगी। समक्ष की बातों से सबको लगा कि समक्ष सच में दुखी है। क्या पता कुछ देर अकेले रहे तो ठीक हो जाए। बस इसलिए किसी ने भी उसके साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया और उसे अकेले आने दिया। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। समक्ष अपने फोन में वीडियो देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था। वीडियो में किसी और की नहीं बल्कि सौम्या थी, जिसमें सौम्या को कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने एक बड़ी CLED में समक्ष दिखाई दे रहा था, जो कार ड्राइव कर रहा था। सो मिस सौम्या, आपको कैसा महसूस हो रहा अपने नए घर में? तुम घटिया आदमी, मुझे निकालो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भूलो मत कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, सौम्या ने गुस्से से कहा। हा 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 हा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी दो कौड़ी की लड़की मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? समक्ष ने उसे आईना दिखाया। भूलो मत कि मेरे पास होटल वाली वीडियो है, जिसमें तुम नशे में चूल होकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मेरे से चालाकी करने की कोशिश की तो मैं वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, और उसके बाद जो तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ेगी,
उसे तुम समेट भी नहीं पाओगे, सौम्या ने हंसते हुए कहा। सौम्या की वाहियात बातें सुन समक्ष जोर से हंस दिया और सौम्या से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन सौम्या की आंखें शौक से बड़ी हो गई और वो एकदम से चिल्ला दी। नहीं ही। क्या इस अनजान रिश्ते में बंधे दो लोग अपनी राह ढूंढ पाएंगे? टू बी कंटिन्यूड। चटन, तुम कितने साल की हो? अंगूठी ढूंढने की रस्म। अब तक। सौम्या की वाहियात बातें सुन समक्ष जोर से हंस दिया और सौम्या से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन सौम्या की आंखें शौक से बड़ी हो गई और वो एकदम से चिल्ला दी। नहीं ही। अब आगे। सौम्या की ना सुन समक्ष फिर से हंस दिया। इतना क्यों भड़क रही हो? आखिर वो तुम्हारी बहन ही तो है। तुम ना सही, तुम्हारी बहन ही सही। किसी को तो राठौड़ परिवार की बहू बनने का मौका मिला, समक्ष ने बोला कहा, लेकिन सौम्या ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद कर बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि वो खुद ही चुप हो जाए। जैसा सौम्या ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सौम्या के बेहोश होते ही समक्ष चुप हो गया और वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। काफी देर रोने से निही को प्यास लगने लगी थी, लेकिन वो समय से पानी कैसे मांगे? क्या पता पानी मांगने से वो गुस्सा हो जाए और उसे कार से बाहर फेंक दे। डर और झिझक से निही अपनी उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियां से उलझाने लगी, जिसे समय ने भी नोटिस कर लिया और समझ गया कि निही कुछ बोलना चाहती है। समय रुड नहीं था, लेकिन शादी के हालात ने उसे रुड बना दिया था। समय ने अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए बोले, जो कहना है शांति से कहो। समय के अचानक बोलने से निही चहक उठी और थोड़े शॉक्ड होते हुए, आपने मुझसे कुछ कहा? निही के इस सवाल से समय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें कोई पागल दिखाई देता हूँ जो खुद से बातें करता हो? समय का जवाब सुन निही शर्मिंदा हो गई। समय ने मन में सोचा, क्या ये लड़की इतनी स्टूपिड है? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पानी चाहिए, निही ने जल्दी से कहा। निही की बात सुन समय ने ड्राइवर को देखा और पानी निही को देने का इशारा किया। समय का इशारा समझ ड्राइवर ने जल्दी से पानी की बोतल निही की तरफ बढ़ा दी। निही ने भी जल्दी से पानी की बोतल पकड़ लिया और बोतल की कैप ओपन कर उसे अपने मुंह से लगा लिया। निही जल्दी जल्दी पानी पी रही थी। जैसे जैसे पानी निही के गर्दन से नीचे उतर रहा था, एक अजीब सी आवाज क्रिएट हो रही थी, जिसे सुन समय को अंदाजा लग गया कि ये लड़की अभी मैच्योर नहीं है। जैसे ही निही की प्यास बुझी, उसके कानों में समय की आवाज गूंजी, तुम्हारी एज क्या है? सवाल अजीब था, लेकिन निही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टीवी और सीरियल में देखा था, जब लड़का एज पूछता है तो वो उसके साथ कुछ गलत करने का सोचता है। जब लड़की बताती है कि वो 19 की है, निही के जवाब ना देने से समय को लगा जैसे इस लड़की में बहुत एटीट्यूड है, इसलिए उसने आगे सवाल जवाब का इदारा यही रोक दिया। उसी वक्त उसे फिर से रायना का मैसेज आया, जिसे देख समय फिर से बातें करने लगा। गोयल परिवार में अजीब सी शांति पसरी हुई थी। दिव्या जी के कंधे पर सिर रखे रो रही थी। इतने में वहां एक लेडी की दस्तक हुई। कहा है निही? किसी की जानी पहचानी आवाज सुन दोनों पति पत्नी का सिर आवाज की दिशा में मुड़ गया। आवाज उनके पीछे से आई थी। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा था कि एकदम से उठ खड़े हुए और दिव्या जी के मुंह से निकला, दीदी आप। सामने कोई नहीं बल्कि निही की मम्मी और दिव्या जी बहन सुशीला खड़ी थी। इस वक्त चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। शायद उन्हें निही की शादी की बात पता चल चुकी थी। दीदी आप गांव से कब आई? भाभी, शायद आप भूल रही है कि फरीदाबाद से दिल्ली आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और अब वहां मेट्रो भी आ गई है, इसलिए आना जाना कुछ घंटों में हो जाता है, सुशीला जी ने कहा। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे से बातें करने में लगी थी, और वही दिव्या जी सोच में पड़ गए थे कि अब वो अपनी बहन को हालात कैसे समझाएंगे। दीदी आइए और बैठिए, आप थक गई होंगी। नहीं भाभी, नहीं, यहाँ बैठने नहीं बल्कि अपनी बेटी निही को लेने आई हूँ। प्लीज आप उसे जल्दी से बुला दीजिए, ताकि मैं उसे लेकर वापस जा सकूं, वरना मेट्रो 10 बजे बंद हो जाती है, सुशीला जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा। कुछ घंटों के सफर के बाद सबकी गाड़ी राठौर मेंशन के अंदर आकर रुकी। गाड़ी में से सबसे पहले दादाजी और बाकी परिवार वाले निकलने। उन्होंने समय और निही को बाहर निकलने से रोक दिया। उनकी ना सुन निही को लगा कि वो वापस अपने घर जा सकेगी, लेकिन उसके इरादों पर जल्दी ही पानी फिर गया। दादाजी कार का डोर खोले खड़े थे और निही को बाहर निकलने का इशारा कर रहे थे। समय तो पहले ही कार से निकल चुका था। जैसा कि निही का लहंगा भारी था, इसलिए उसे कार से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। निही को परेशान होता देख दादाजी ने उसकी बाहर निकलने में हेल्प की और उसके लेकर घर के चौखट पर खड़े हो गए। चौखट पर निही के आते ही दादाजी ने कहा, शालिनी बहू, निही बेटा की आरती करो। दादाजी इस बात पर कोने में खड़ी शालिनी जी भड़क हुई। माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानती।
इसलिए मैं इसकी कोई आरती नहीं उतराने वाली। शालिनी ने साफ मना कर दिया। अपने बहू की ना सुन दादाजी ने सर्वेंट को आरती करने का इशारा किया, जिसे देख सर्वेंट ने जल्दी से आरती की थाल उठाए और दोनों की आरती करने लगी। आरती करने के बाद उसने समय और निही को टीका लगाया और निही को अंदर आने का इशारा किया। लेकिन लाल पानी के अंदर से निही भी चुपचाप उस सर्वेंट की सारी बातें मान रही थी। अंदर आने के बाद दादाजी दोनों को लेकर मंदिर में चले गए और दोनों को भगवान के आगे हाथ जोड़ आशीर्वाद लेने को कहा। दोनों ने वैसा ही किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। मुझे पता है तुम दोनों काफी थक चुके हो, इसलिए बस एक लास्ट रस्म रह रही है, उसके बाद दोनों आराम कर सकते हो। दादाजी ने सर्वेंट को दूध की थाली लाने को कहा। सर्वेंट भी कुछ देर में दूध की थाली ले आई और उसे नीचे रख दिया, जिसे देख दादाजी बोले, इस रस्म में दोनों को अंगूठी ढूंढनी है। जो इस रस्म को जीतेगा, पूरी जिंदगी उसका ही राज चलेगा। पूरी जिंदगी, कुछ ही देर चल जाए तो बहुत है। मैं इस लकड़ी को मजीद बर्दाश्त नहीं करने वाला। समय ने मन में सोचा। इतने में उसे दादाजी की आवाज सुनाई दी, जो उसे अंगूठी निकलाने का बोल रहे थे। समय ने जल्दी से थाल में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने लगा, लेकिन अंगूठी ढूंढने के चक्कर में समय ने निही का हाथ पकड़ लिया। जब समय को अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हुआ, तो उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और ऐसे निही जीत गई। ऐसे ही रस्म 2 बार और हुई और निही जीत गई, जिसके बाद दादाजी ने सबको आराम करने को भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में चले गए। क्या जवाब देंगे दिव्या जी? क्या सौम्या समक्ष के चंगुल से निकल पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। 11 मैं इस शादी को नहीं मानती। अब तक जब समय को अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा महसूस हुआ, तो उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और ऐसे नहीं जीत गई। ऐसे ही रस्म 2 बार और हुई और नहीं जीत गई, जिसके बाद दादाजी ने सबको आराम करने को भेज दिया और खुद भी अपने कमरे में चले गए। अब आगे सर्वेंट निही को लेकर समय के रूम की तरफ बढ़ गई और समय अपने स्टडी रूम की तरफ। बेशक समय यहाँ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए सारी चीजें मौजूद थी, ताकि अगर वो अभी आए तो उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। समक्ष भी अपने कमरे में चला गया। उसे इन सब चीजों से मतलब तो नहीं था, लेकिन उसे अपने भाई के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसे समय और रायना के बारे में सब पता था। ये भी कि रायना समय के प्यार में पागल है और पागलपन में कुछ भी कर सकती है। सर्वेंट ने निही को कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। अचानक उनके अंदर ना जाने से निही भी थोड़ा परेशान हो गई। आप भी अंदर चले, निही ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, लेकिन सर्वेंट ने ना में सिर हिला दिया और उसे ग्रीट करते हुए वहां से चली गई। सर्वेंट तो चली गई, लेकिन निही बाहर ही खड़ी हो गई। उसे अंदर जाने से डर लग रहा था। निही को लग रहा था कि जब घर के सर्वेंट कमरे में नहीं जा सकते तो वो कैसे जा सकती है। निही बाहर खड़ी ये सब सोच रही थी कि वहां शालिनी जी आ गई, और निही को ऐसे बाहर खड़ा देख उन्होंने हाथ से पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा दिया। अचानक किसी के टच से निही फिर से घबरा गई। एक तो इतना भारी लहंगा और ऊपर से थकावट, इन सब ने तो निही परेशान ही कर दिया था। लेकिन बेचारी किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अभी तक शालिनी जी और निही ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। निही शादी से लेकर अब तक इस लंबे घूंघट में घूम रही थी। शालिनी जी बुरी औरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह सौम्या ने उनके बेटे के साथ किया था, उससे वो गोयल परिवार से नफरत करने लगी थी, और निही भी तो उसी परिवार की थी। निही डरते हुए वो मुंह झे दर जा ने से ड र ल ग र हा है। शालिनी जी को तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। क्या बोलने की कोशिश कर रही हो? जरा साफ बोलो, शालिनी जी ने कहा। तब जाकर निही को रियलाइज हुआ कि वो कितना डरी हुई है, जिससे उसकी आवाज भी साफ नहीं निकल रही। आंटी वो मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है, इसलिए मैं बाहर खड़ी हूँ। क्या आप मेरे साथ अंदर चल सकती है? निही ने पूछा। निही की इतनी प्यारी आवाज सुन शालिनी जो लगा जैसे उनके कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो। आवाज इतनी प्यारी है तो चेहरा कैसा होगा? शालिनी जी ने सोचा। अब उन्हें निही को देखने की उत्सुकता जाग रही थी। उन्होंने बिना देरी किए जल्दी से निही के चेहरे से घूंघट हटा दिया। घूंघट के हटते ही निही का प्यारा चेहरा उनके सामने आ गया। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल था और थोड़ा सूज गया था। वो बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। उसका मासूम चेहरा देख शालिनी जी का दिल पसीजने लगा। इससे पहले कि वो निही को प्यार जाता पाती कि उन्हें समक्ष का ख्याल आया। सौम्या का धोखा याद आते ही वह 2 कदम पीछे हो गई और बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निही को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि शालिनी जी को अचानक क्या हुआ। खैर, उसे अंदर जाने की हिम्मत करनी थी। उसने 2 बार भगवान का नाम लिया और डोर ओपन कर दिया।
डोर ओपन होते ही उसके सामने लाइट ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाला कमरा था। निही ने धीरे से अपना सिर कमरे में घुसाया और चारों तरफ देखने लगी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब निही को कंफर्म हो गया कि कोई खतरा नहीं है, जब तक वो कमरे के अंदर गई। अंदर जाकर निही सीधा बेड पर गिर गई। उसे बहुत थकावट थी, इतनी कि उसने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए और ऐसे ही सो गई। सुशीला का जवाब सुन दिव्या जी स्पीचलेस हो गए, लेकिन दिव्या जी बोल पड़ी, दीदी निही की शादी हो गई और वो इस वक्त अपने ससुराल में। क्या? सुशीला जी चिल्लाए, उन्हें तो ये सब एक सपना लग रहा था, जिसमें उनकी भाभी उनके साथ मजाक कर रही थी। सुशीला जी जल्दी से अपने सपने से बाहर आई और अपने भाई को देखने लगी। दिव्या, ये तेरी बीवी क्या मजाक कर रही है? आज तो सौम्या की शादी थी ना, फिर ये निही की शादी बीच में कहाँ से आई? सुशीला जी सवाल कर रही थी, लेकिन दिव्या जी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चुप्पी देख सुशीला जी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा और वो फिर से चिल्लाई, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। इस बार उनके चिल्लाने से दिव्या जी बोल पड़े, हाँ दीदी। दिव्या जी सच बोल रही है, निही की शादी हो चुकी है और वो इस वक्त राठौड़ मैंशन में है। सच सुन तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उनकी बेटी की शादी भी हो गई और उन्हें कुछ पता भी नहीं है। क्या अरमान देखे थे उन्होंने उसकी शादी को, और क्या हो गया? दिव्या, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी एक ही तो बेटी थी, जिसकी शादी के लिए मैंने क्या क्या अरमान देखे थे, और तुमने मुझसे बिना कुछ पूछे सीधा उसकी शादी कर ससुराल विदा कर दिया। मैं पूछती हूँ तुम्हें ये हक किसने दिया? वो मेरी बेटी थी और मैं उसकी शादी करूंगी। मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानती। जाओ मेरी बेटी को लेकर आओ। सुशीला जी चिल्लाते हुए बोली। निही नींद में सो रही थी कि अचानक उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ, जिसे देखने के लिए उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही सामने देखा कि उसकी चीख निकल गई। ऐसा क्या हुआ कमरे में निही के साथ, जो वो चिल्ला दी? क्या सच में सुशीला जी इस शादी को तुड़वा देंगी? टू बी कंटिन्यूड। 12 शादी की पहली रात। अब तक निही नींद में सो रही थी कि अचानक उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ, जिसे देखने के लिए उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही सामने देखा कि उसकी चीख निकल गई। अब आगे निही के पैरों के पास एक डोगी बैठा था, जो देखने में इतना डरावना था कि उसकी चीख निकल गई। उसके चिल्लाने से डोगी गुस्सा हो गया और उसके ऊपर भौंकने लगा। निही को कुत्तों से डर लगता था, क्योंकि एक बार बचपन में उसे एक डोगी ने काटा था। तब उसे कितने इंजेक्शन लगे थे। बेचारी निही कितना रोई थी, लेकिन उसके भले के लिए किसी ने उस पर कोई भी तरस नहीं खाया था। ये सब याद कर तो निही रोने लगी। जितना वो रोती, कुत्ता उतना ही भौंकता। कमरे के साइड में ही स्टडी रूम था। जब समय को अपने रूम से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, तब जाकर उसे निही और अपने डोगी का ख्याल आया। समय को पता था कि उसका डोगी कितना खतरनाक है। अगर निही ने भागने की कोशिश की तो वह उसे काट लेगा। बिना और वक्त जाया किए समय तुरंत स्टडी रूम से निकल अपने कमरे में चला गया। कमरे का नजारा देख समय शॉक्ड हो गया। सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ था और निही कपबोर्ड के सबसे ऊपर बैठी थी। बुरुनो उस पर भौंक रहा था और वो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुरुनो स्टॉप एंड कम हियर। समय की आवाज सुनते ही बुरुनो चुप हो गया और जिधर से आवाज आई थी उस दिशा में चला गया। बुरुनो के चुप होते निही की जान में जान आई, वरना उसे तो लगा था कि आज आखिरी दिन है। निही मन ही मन जल्लाद का शुक्रिया कर रही थी, जो उसके सामने गुस्से में खड़ा था। निही को उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उसने उसे जल्लाद का नाम दिया था। वैसे भी समय की आवाज और बिहेव किसी जल्लाद से कम नहीं था। निही मन ही मन समय को अजीब अजीब नामों से नवाज रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये कुत्ता किसी और का नहीं, बल्कि इस जल्लाद का है, जो कुछ देर पहले उसकी जान लेने को तुला था। समय ने प्यार से बुरुनो को सहलाया और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। कुत्ते को बाहर भेजने के बाद समय की नजर निही पर गई, जो अजीब अजीब मुंह बना रही थी। क्या पूरी रात वही सोने वाली हो? समय ने सवाल किया। अचानक आवाज सुन निही हड़बड़ा गई और अपना बैलेंस खो बैठी। इससे पहले कि निही नीचे गिरती की, समय ने काउच आगे कर दिया। उसे रायना के सिवा किसी और लड़की को टच करना पसंद नहीं था। गोयल हाउस में तो मजबूरी थी और रस्म में गलती से हुआ था, लेकिन इस बार वो जानबूझकर निही को टच नहीं करना चाहता था। निही सीधा काउच पर आ गिरी। काउच पर गिरने से उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आया। उसे लगा समय उसकी बेइज्जती कर रहा है, वरना अगर वो चाहता तो आगे बढ़ उसे गिरने से बचा सकता था। जाओ जाकर सोफे पर सो जाओ, समय ने कहा और कपड़े चेंज करने चला गया, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। निही को बुरा तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निही ने एक नजर खुद को देखा। उसने अभी भी भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था,
कपड़े चेंज करने का सोच उसकी नज़र कमरे में चारों तरफ चली गई, लेकिन यहाँ तो उसके कपड़े थे ही नहीं। ये याद आते ही निही उदास हो गई। उसी वक्त समय अपने कपड़े चेंज कर बाहर आ गया और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। बिस्तर के पास जाते ही उसने लाइट ऑफ करी और आराम से सो गया। समय तो सो गया, लेकिन निही अभी भी वैसे ही खड़ी थी। कमरे में डिम लाइट जल रही थी, जिसके सहारे निही चेंजिंग रूम में चली गई और वहां की लाइट ऑन कर दी। चेंजिंग रूम में सिर्फ समय के कपड़े रहे थे, कुछ तीख शर्ट और बिजनेस सूट। निही ने सोचा, अगर मैं इस जल्लाद की सिर्फ एक शर्ट ले लूं, तो ये गरीब तो नहीं हो जाएगा। वहां बहुत सारी सफेद शर्ट रखी थी, जिनका साइज ओवर था। उसने आगे बढ़ एक शर्ट निकाली और अपने ऊपर से चुन्नी हटा दी। लहंगे का ब्लाउज बहुत डीप था, क्योंकि वो लहंगा सौम्या था और सौम्या को ऐसे ही कपड़े पहनने पसंद थे। कोई ऑप्शन ना होने की वजह दिव्या जी ने निही को सौम्या का लहंगा पहना दिया था। निही ने धीरे धीरे कर अपने सारे कपड़े रिमूव किए और समय की शर्ट पहन ली। शर्ट की बाजू बहुत लंबी और बड़ी थी, इसलिए निही ने उसे कोहनी तक फोल्ड कर लिया और अपने खुले बालों का जुड़ा बना लिया। समय निही से हाइट के साथ बॉडी में भी अच्छा था। निही दुबली पतली थी, इसलिए शर्ट का कंधा बार बार नीचे गिर रहा था, जिसे निही ऊपर कर रही थी। कल वो इन लोगों से अपने घर जाने की बात कहेगी। ये सोच निही सोफे पर सोने चली गई। सोने से पहले निही ने समय के पास जाकर उसका कंबल खींच लिया, जिसका पता समय को बिल्कुल नहीं लगा, और सोफे पर जाकर कंबल तान आराम से सो गई। दुबली पतली निही के लिए वो सोफा भी किसी आरामदायक बेड से कम नहीं था। सुशीला जी ने बोल तो दिया था कि वह इस शादी को नहीं मानती, लेकिन समाज तो मानता है ना। कौन लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा, जिसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी है। लोग तो यही समझेंगे इस लड़की में ही कोई कमी रही होगी। कोई लड़के को नहीं देखेगा। उनकी बेटी को ताउम्र ताने सुनने को मिलेंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती। दिव्या जी से सुशीला जी की ये हालत देखी नहीं गई। कहीं ना कहीं उनकी इस हालत की जिम्मेदार वो भी थी। अगर उन्होंने निही की बातें ना मानी होती और अपनी जिद पर अड़ी होती तो आज निही उनके साथ होती। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं भी। आप जो चाहें वो सजा मुझे दे सकती है, दिव्या जी ने कहा। क्या होगा जब समय निही को अपने कपड़ों में देखेगा। टू बी कंटिन्यूड। 13 समय और निही की नजदीकियां। अब तक। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं भी। आप जो चाहें वो सजा मुझे दे सकती है, दिव्या जी ने कहा। अब आगे। दिव्या जी ने पूरा सच नहीं बताया। वह भाई बहन में लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी। फिलहाल सुशीला जी गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने दिव्या जी की एक ना सुनी और वैसे ही बैठी रही। हार मान दिव्या जी को ही आगे बढ़ना पड़ा और वो सुशीला जी के पास नीचे बैठ गए। दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं आपको कल ही निही से मिलवाने ले जाऊंगा। अभी अब आराम करिए। निही से मिलने का सुन वह और देर गुस्सा ना रह सकी और उनके साथ उठ खड़ी हुई। निही की बात है, इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ, वरना भूलना नहीं कि आज से तुम मेरे भाई नहीं, सुशीला जी ने गुस्से से कहा और खुद ही आगे बढ़ गई। लेकिन उनकी बातें दिव्या जी को बहुत बुरी लगी। सिर्फ एक शादी ने भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया था। दिव्या जी, दीदी क्या बोलकर गई, आपने सुना? वो ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकती है? आखिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? दिव्या जी ने दिव्या जी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सब अपनी अपनी परेशानी से जूझते हुए गहरी नींद में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे समय आराम से सो रहा था कि उसे अपने शरीर के अंदर एक तेज ठंड का एहसास हुआ, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई और वह उठ के बैठ गया। उसने साइड टेबल से AC का रिमोट उठाया और उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया। जैसे ही उसने रिमोट साइड रखा कि उसकी नजर अपने ऊपर चली गई। कंबल गायब था, लेकिन जहां तक उसे याद था कि रात को वह कंबल लेकर सोया था। फिर अचानक कंबल गया कहाँ? समय ने बेड के नीचे देखा, लेफ्ट साइड देखा, लेकिन कंबल का नामो निशान नहीं था। मैं रात को कंबल लेकर सोया था, फिर ये अचानक गायब कहाँ हो गया? समय खुद में बड़बड़ाए और निही को देखने के लिए सोफे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने सोफे पर सो रही निही को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि जिस कंबल को वह इतनी देर से ढूंढ रहा था, वो तो निही के ऊपर था। समय ने कुछ देर निही को घूरा, जो कि पूरी की पूरी कंबल में दुबकी हुई थी। इस लड़की को तो मैं। समय गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर कंबल में फंसा और वो सीधा निही के ऊपर जा गिरा। अचानक किसी चीज का भार महसूस कर निही चिल्ला के उठ गई और कंबल से मुंह बाहर निकाल लिया। कौन है जिसे सुबह सुबह मरना है? समय का डायलॉग निही ने बोला। मैं हूँ, तुम्हारा जबरदस्ती का पति, समय ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। निही अभी भी थोड़ी नींद में थी,
इसलिए उसे समय की बात ठीक से सुनाई नहीं दी और वो फिर से बोल पड़ी, मैंने कोई सीरियल या मूवी का ऑडिशन नहीं रखा है जो तुम यहाँ ऑडिशन देने आए हो। चलो हटो मेरे ऊपर से। पता नहीं मम्मी किस किस को मेरे कमरे में भेज देती है। निही की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कल की बात भूल चुकी है। ए लड़की, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो तुम कहाँ और किसके कमरे में हो, समय ने कहा। समय के बार बार बोलने से निही को मजबूरन अपनी आंखें खोली पड़ी और वो उठ के बैठ गई। उसने अपनी आंखें मसलते हुए समय को देखा, तब जाकर उसे कल की बात याद आई कि ये सच में उसका जबरदस्ती का पति है। निही ने अपना मासूम सा चेहरा बनाया ताकि समय उसे कुछ बोले ना। निही के सोच से उलट समय बोला, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, इसलिए ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ कि इस वक्त तुमने जो कपड़े पहने हैं वो किससे पूछ के लिए। समय का ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े सही किए जो अस्त व्यस्त हो गए थे और समय के सामने खड़ी होते हुए बोली, मुझे किसके पूछना था? मुझसे। और तुम कहाँ थे? निही ने फिर से सवाल किया। समय को याद आया जब वो कमरे में आया था तो क्या क्या हुआ था। उसने निही को सोफे पर सोने का बोला और अपने कपड़े चेंज करने चला गया। उस वक्त तक ये लड़की अपने ही कपड़ों में थी, इसका मतलब उसके सोने के बाद इसने कपड़े लिए होंगे। इस बार बिना मेरे परमिशन के कपड़े ले तो लिए, लेकिन अगली बार ऐसी गलती फिर ना हो, समय ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही बाथरूम के लॉक पर अपना हाथ रखा, उसे निही की आवाज सुनाई दी, और अगर ना पूछूं तो। बस निही का ये सवाल ही उसका खून उबलाने के लिए काफी था। समय तमतमाता हुआ निही के करीब आया और एक झटके में उसे सोफे पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए इस बार सवाल पूछने की गलती कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना। समय ने उसके गालों पर हाथ फिराते कहा। समय का ऐसा एक्शन देख ही निही डर से कांपने लगी और उसे खुद से दूर करने लगी। निही का रिएक्शन देख समय के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई और वो निही के ऊपर से उठ बाथरूम में चला गया। समय के जाते ही निही खुद में बड़बड़ाई, जल्लाद, कंजी आंखों वाला बागड़ बिल्ला, स्टोन हॉट आदमी, दिमाग से पैदल गधा और जाने क्या क्या। दादाजी नीचे हॉल में एक थाली में सारी चीजें रख रहे थे, जैसे कि साड़ी, जेवर, शैम्पू, साबुन, तेल, सुहाग का सारा सामान, बिंदी से लेकर पायल, बिछिया। राठौड़ परिवार का रिवाज था कि जब भी नई बहू शादी करके राठौड़ परिवार में आती है तब उसकी सास एक थाल में सारी चीजें रख जो एक सुहागन को देना चाहिए, वो सारी चीजें सजाकर अपनी बहू को देती है और साथ ही साथ खूब सारा प्यार और आशीर्वाद भी। लेकिन शालिनी जी यह सब रिवाज करने से मना कर चुकी थी, इसलिए दादाजी सारे काम कर रहे थे। वो किसी के जलन और गुस्सा से रीति रिवाज को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे काम कर रहे थे जो शालिनी जी को करना चाहिए था। उस बंद कमरे में इस वक्त सौम्या अकेली थी, जिसका फायदा उठा उसने पास में पड़ी बोतल उठाई और उसे पैरों की सहायता से कुर्सी से दे मारा, जिससे बोतल टूट गई और चारों तरफ कांच ही कांच हो गया। सौम्या ने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों की हेल्प से कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथों के पास लेकर चली गई। उसी वक्त वहां बहुत सारे आदमी आ गए। क्या सौम्या पकड़ी जाएगी या बच निकलेगी? टू बी कंटिन्यूड। च 14 ने ही समय की बाहों में। अब तक उस बंद कमरे में इस वक्त सौम्या अकेली थी, जिसका फायदा उठा उसने पास में पड़ी बोतल उठाई और उसे पैरों की सहायता से कुर्सी से दे मारा, जिससे बोतल टूट गई और चारों तरफ कांच ही कांच हो गया। सौम्या ने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों की हेल्प से कांच का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथों के पास लेकर चली गई। उसी वक्त वहां बहुत सारे आदमी आ गए। अब आगे समय के जाते ही निही फिर से सो गई, क्योंकि वो इन कपड़ों में बाहर तो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सोना ही सही समझा। कुछ देर शॉवर लेने के बाद समय अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया। इस वक्त समय ने अपने कमर पर एक टॉवल लपेटा हुआ था और दूसरे से बालों को साफ कर रहा था। समय की आदत थी, जब भी वो शॉवर लेकर आता था तो गीला टॉवल कहीं भी फेंक देता था। आज भी उसने ऐसा ही किया। उसने गीला टॉवल फेंका जो सीधा निही के मुंह पर जाकर लगा। हल्की ठंड का समय था, इसलिए ठंडा महसूस होते ही निही एकदम से उठ गई और अपने मुंह से टॉवल हटाते हुए इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला, क्योंकि समय ऑलरेडी वहां से चेंजिंग रूम जा चुका था। निही ने भी अनमने ढंग से टॉवल फेंक दिया और फिर से कंबल तान सो गई। कुछ देर बाद डोर पर नॉक हुआ और डोर ओपन कर दादाजी कमरे में आ गए। कमरे में आते ही दादाजी ने पूरे कमरे का मुआयना लिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली टेबल पर रख दी। कमरे के बीचों बीच सफेद टॉवल पड़ा था, जैसे कोई कारपेट बिछा हो, और दूसरा टॉवल ठीक चेंजिंग रूम के एंटर डोर पर पड़ा था।
ये सब देख दादाजी ने अपना सिर हिला लिया, क्योंकि जैसा उनका पोता था, बहू भी बिल्कुल वैसी ही मिली थी। निही को सोफे पर सोता देख दादाजी को समझ में आ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए, वरना निही सोफे पर नहीं सोई होती। दादाजी सोफे के पास जाकर खड़े हो गए और निही का सिर प्यार से सहलाते हुए बोले, निही बेटा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, सूरज भी सिर पर आ चुका है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? कॉलेज का नाम सुन निही एक झटके में उठ गई। हाँ, उसे आज कॉलेज जाना था। बड़ी मुश्किल से इतने चक्कर लगाने के बाद उसे एडमिशन मिला था। इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उसे एडमिशन लेने के लिए बड़ी परेशान झेलनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही सीट बची थी और लेने वाले दो। दूसरा जो बच्चा था वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जिस वजह से उसे आसानी से सीट मिल रही थी, लेकिन निही को नहीं। दादाजी, लेकिन मैं कॉलेज जैसे जाऊंगी? वो तो मेरे घर की तरफ है, निही ने सवाल किया। निही का मासूम सवाल सुन दादाजी मुस्कुरा दिए। बेटा हमने अपना एडमिशन इधर करवा दिया है, अपने घर की तरफ, अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है, दादाजी ने जवाब दिया। मेरे पास कपड़े नहीं है। इस सवाल को सुन दादाजी ने निही को टेबल की तरफ देखने का इशारा किया। कहा एक बड़ी सी थाली रखी थी और उसके ऊपर के एरिया को लाल कपड़े से ढक रखा था। इसमें क्या है दादाजी? निही ने फिर से सवाल किया। आप खुद जाकर देख लो, दादाजी ने जवाब दिया। दादाजी ने उसे परमिशन दे दी थी, तो निही कहाँ रुकने वाली थी। वो तुरंत सोफे से कूद नीचे उतर गई, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसने क्या पहना है। इससे पहले कि दादाजी निही को देखते, समय वहां भागते हुए आया और निही को लेकर दूसरी तरफ घूम गया। समय का एक्शन बहुत फास्ट था, जिससे सच में दादाजी निही को ना देख सके, लेकिन दोनों को समय का ऐसा करना कुछ समझ नहीं आया। इस वक्त निही समय के बाहों में किसी खरगोश के बच्चे की तरफ दुबकी हुई थी। समय, ये क्या हरकत है? दादाजी ने समय को डांटा। निही भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी की इस डांट को सुन समय निही को घूरने लगा और उसे चुप रहने का इशारा किया। दादाजी, इस वक्त आप मेरी बीवी को नहीं देख सकते, समय ने कहा। लेकिन समय, निही को रस्म करनी है, जो एक नई बहू करती है, और तुम उसे करने से निही को रोक नहीं सकते। इस बार दादाजी ने गुस्से से कहा, यह मेरी बीवी है, मैं उसे कहीं भी जाने से रोक सकता हूँ, और इस बात का राइट भी आपने ही दिया है। समय दादाजी को निही की कंडीशन भी नहीं बता सकता था और ना दिखा सकता था। आखिर इस लड़की ने उसे फंसा जो दिया था। निही समय की बाहों में खड़ी, उसके कोट में लगे ब्रोच से खेल रही थी, जो देखने में काफी यूनिक और प्यारा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी देर बाद निही को तैयार करके नीचे लेकर आओगे, वरना आगे तुम जानते ही हो। दादाजी ने चले गए। उनके जाते ही समय ने निही को खुद से दूर किया और सोफे पर बैठ गया। मुझसे शादी क्यों की? उसने सवाल किया। क्या मतलब शादी क्यों की? निही ने जवाब देने की वजह उसी से सवाल पूछ लिया, जिससे समय गुस्सा हो गया और सुनाते हुए बोला, मैंने तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं दिया, इसलिए जो पूछा है बस उसका जवाब दो। यूरोप में, रायना, बेटा क्या आपकी बात समय से हुई? देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपको जल्दी ही ये सब करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएंगी। रायना के पापा ने डरते हुए बोला। रायना को अपने पापा की कोई बात समझ में नहीं आई, इसलिए वो पूछ बैठी, किस चीज की देर पापा? अब वो किस चीज की बातें कर रहे थे? क्या समय के साथ रायना कोई खेल तो नहीं खेल रही है? सपोर्ट मी गाइस, च15 उसके कंधे का वो काला तिल। अब तक, रायना, बेटा क्या आपकी बात समय से हुई? देखो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आपको जल्दी ही ये सब करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएंगी। रायना के पापा ने डरते हुए बोला। रायना को अपने पापा की कोई बात समझ में नहीं आई, इसलिए वो पूछ बैठी, किस चीज की देर पापा? अब आगे, रायना का सवाल सुन उन्हें अजीब लगा। क्या वो अपना मकसद भूल गई है, या भूलने का नाटक कर रही है? पापा बोलिए ना, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? रायना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम याद करने की कोशिश नहीं करना चाहती? हर बार की तरह इस बार भी समय ने निही को डरा दिया, और निही डर भी गई, और अपना सिर झुका रोने लगी। मेरे सामने रोने का नाटक मत करो, और जो सवाल पूछा है, उसका जवाब दो, समय ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। समय की इस बात से निही को अपने मामा की बात याद आ गई। फ्लैशबैक, निही बेटा, अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो ये बिल्कुल मत बताना कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, क्योंकि ये बात सिर्फ दादाजी को पता है, जो तुम्हारे, मेरे और दादाजी के बीच में सीक्रेट है। लेकिन मामा जी, मैं तो आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अभी तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता, बस इतना जान लो कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। दिव्या जी के जवाब ने निही को बांध दिया।
और उसने हमें सिर हिला दिया। फ्लैशबैक एंड। निही को ऐसे अपने ख्यालों में खोया था। समय ने टेबल पर रखा थाल पैरों से नीचे गिरा दिया। थाल के गिरते ही जमीन पर एक तेज आवाज गूंज उठी, जिससे निही अपने ख्यालों से बाहर आई और डरते हुए समय को देखने लगी, जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। स्पीक इट इडियट। अब समय का गुस्सा परवान चढ़ने लगा था, लेकिन निही उसकी इस हरकत से डर के कांपने लगी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी निही ने कुछ नहीं बोला। समय सोफे से उठा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। समय को अपने करीब आता देख निही डर से पीछे होने लगी। उसे समय के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इस वक्त निही को अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था। शर्ट की बाजू उसके कंधे से नीचे सरक रही थी, जिससे उसकी क्लीवेज साफ दिखने लगी थी। गोरी टांगे एकदम सेक्सी लुक दे रही थी। पीछे जाते जाते निही दीवार से टकरा गई। अब पीछे जाने को जगह नहीं थी। समय भी कुछ ही देर में उसके करीब आ गया और उसे घूरने लगा। निही डर रही थी और समय उसे डरा रहा था। निही बाएं तरफ से निकलने को हुई कि समय ने अपना हाथ उस तरफ रख दिया। ये देख वो दाएं तरफ से निकलने को हुई कि समय ने उस तरफ का भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए, आप मुझसे थोड़ा दूर होकर बात करिए। निही ने उसके सीने पर हाथ रख दिया और उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन समय पर निही का कोई असर नहीं हुआ। और होता भी कैसे, कहा समय हट्टा कट्टा और कहा निही दुबली पतली। समय की नजर निही के चेहरे पर जमी थी। उसने आज पहली बार इतने गौर से निही को देखा था। वो सच में बहुत सुंदर थी। उसका रायना से कोई कंपेयर नहीं था। उसकी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी। निही की स्किन बच्चों जैसी सॉफ्ट और लाल थी। समय अभी निही को ऊपर से नीचे देख रहा था कि अचानक उसकी नजर निही के खुले कंधे पर चली गई। निही के कंधे के बीचों बीच एक छोटा सा काला तिल था, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। समय का मन उन्हें टच करने को करा। उसके हाथ दीवार से हट धीरे धीरे कंधे की तरफ जाने लगे। निही घबरा रहा था, जो उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। आप मुझसे दूर क्यों नहीं हो रहे, प्लीज दूर रहिए। निही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। क्यों डर लग रहा है क्या तुम्हें? समय डेविल स्माइल करते हुए बोला और एक ही झटके में उसका कंधा पकड़ मसलने लगा। समय के ऐसा करते ही निही के मुंह से आह निकल गई। उसे दर्द हो रहा था। निही समय के हाथों से अपना कंधा छुड़ाने लगी, लेकिन समय था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती, उस वक्त तक मैं तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करता रहूंगा। समय ने उसे धमकी दी। आप जितना चाहे उतना टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन मुझसे उम्मीद छोड़ दीजिए कि मैं कुछ बताने वाली हूँ। निही ने साफ इनकार कर दिया। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कब तक सच नहीं बताती और मेरे साथ कब तक रहती हो। समय ने एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे निही जमीन पर गिर गई और रोते हुए अपने कंधे को सहलाने लगी। कंधा लाल हो गया था और हल्का छील भी गया था। ऐसा निही के साथ पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके साथ ऐसा रूड बिहेव किया हो, वरना वो जहां भी जाती सबको अपना बना लेती। लेकिन समय के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ था। वो बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे, निही ने रोते हुए कहा। उसी वक्त समय फिर से कमरे में आया और निही को ऐसे देख बोल पड़ा। मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारे इस घटिया आंसू से पिघलने नहीं वाला। इसलिए नाटक बंद करो। जो सामने कपड़े पड़े उसे जल्दी से पहन नीचे आओ। लेकिन हाँ, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और कमरे से निकल गया। निही फिर से फूट फूट के रोने लगी। उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। उसे उनके पास जाना था। उन्होंने कभी निही से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज समय ने उसे हट कर दिया था। मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सुशीला जी निही के ससुराल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसी वक्त पता नहीं कहां से पुलिस गोयल हाउस में आ धमकी। क्या पुलिस के आने के पीछे भी समय का हाथ था, या कोई और गोयल परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था? सपोर्ट मी गाइज।